प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 15 प्रायिकता को अध्ययन कराने के लिए आज प्रथम कक्षा में उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ सरल शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय को अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु इस प्रकार से है। नंबर 1, प्रायिकता क्या है? प्रायिकता के बारे में आप जानेंगे। इससे पूर्व कक्षा 8 में प्रायिकता की बेसिक जानकारी आपको मिली थी। उसी के संबंध में हम इस अध्याय को, प्रायिकता को आगे की ओर बढ़ाएंगे। नंबर 2, प्रायिकता की संकल्पना। प्रायिकता की क्या संकल्पना है उसके बारे में हम अध्ययन कराएंगे। प्रयोगों के आधार पर प्रायिकता क्या है, प्रयोग करके हम देखेंगे कि प्रायिकता को कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इस बिंदु के आधार पर हम प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। अगला है प्रश्न अभ्यास। कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम अभ्यास भी आपको कराएंगे। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चले। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता को समझने के लिए हमें इंग्लिश वर्ड का जानना भी जरूरी है। तो प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, प्रायिकता को जानने के लिए एक शब्द आता है जो होता है संभावना। संभावना, इस शब्द को आप अपने दैनिक जीवन में, दैनिक दिनचर्या में अवश्य प्रयोग करते होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं और उमस भी है, तो संभावना करते हैं कि वर्षा हो सकती है। तो संभावना, प्रोबेबिलिटी हो। इसी प्रकार से कक्षा में श्याम प्रथम आ भी सकता है, ये संभावना है। श्याम प्रथम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसी प्रकार से भारत में रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है। इसी प्रकार से जब आप मैच खेलते हैं तो आशा करते हैं कि मेरी संभावना है कि आप अपने मैच को जिताएंगे या मैच जीतेंगे, ये संभावना है। इसी संभावना के आधार पर हम ये देखें कि इसमें अनिश्चितता होती है, ये निश्चित नहीं होती है, ये अनिश्चितता होती है। अर्थात प्रायिकता को हम समझें तो यह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अर्थात यह एक संभावना है। संभावना, जैसे बरसात की संभावना आपने पूर्व से अनुभवों के आधार पर आपने बताया कि बादल उमड़ घुमड़ रहे, उमस भी है, ऐसा पूर्व में अनुमान ज्ञात मौसम विज्ञान के द्वारा लगाया जाता है। उसी के आधार पर हम ये कहते हैं वर्षा हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वर्षा हो। तो इसके लिए हम प्रायिकता को यहाँ विश्लेषित करें तो प्रायिकता किसी भी घटना को घटित होने की प्रायिकता सदैव 1 होती है और किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकता सदैव 0 होती है। अर्थात प्रायिकता को समझाने के लिए, समझने के लिए 2 बिंदु आवश्यक हैं। कौन से? 0 और 1। अर्थात 0, जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपको बताएं कि हम ये कहें कि आज सूर्य पश्चिम में निकलेगा, तो आप तुरंत इसका अनुमान लगाएंगे, इसकी संभावना व्यक्त करेंगे, यह असंभव है। तो असंभव होने की प्रायिकता को क्या हुआ? असंभव होने की प्रायिकता को हम 0 लिखते हैं। असंभव की प्रायिकता को 0 लिखते हैं। बिल्कुल 100% गलत आपने साबित कर दिया।
और किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, जैसे हम आपसे कहें कि कल सूर्य पूरब दिशा में निकलेगा तो आप उसको स्वीकार करेंगे। इसका अर्थ यह है कि इसकी प्रायिकता एक है, अर्थात प्रायिकता आपने देखी, घटनाएं देखी, घटनाएं घटित होने की जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के मध्य होती है। 0 इसका अर्थ यह है कि यह घटना घटित नहीं होगी, संभावना तो की जाती है लेकिन घटना घटित नहीं होगी, अर्थात इसकी प्रायिकता 0 होगी, जैसा कि आपने देखा भी। और किसी भी घटना घटित होने की संभावना यदि 1 है, अर्थात वो घटना घटित होने की संभावना 1 है, अर्थात वो 100% सत्य है, उसको हम किसके द्वारा लिखेंगे? 1 के द्वारा लिखेंगे। अर्थात यहां से हम देखें कि प्रायिकता को हम 0 और 1 के बीच लिख सकते हैं। 0 का अर्थ है 0 के बाद आगे जो अंक होंगे वो, और कितने तक? 1 तक। अर्थात प्रायिकता को यदि हम ऐड करें, कई घटनाओं को यदि ऐड करें, कई घटनाओं को एक साथ जोड़ें, तो ई से ई का अर्थ होता है इवेंट और पी का अर्थ होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस प्रकार से प्रायिकता को पी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और घटना को, जो भी घटना घटित होती है उसको ई के, उसे इवेंट कहते हैं, घटित होने की घटना होती है। इन किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित होता है, तो वह घटना घटित होती है। इस प्रकार से प्रायिकता के बारे में आपने संभावनाओं को समझा। इसी प्रकार से जैसे हम अपने घर में देखते हैं कि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होने का संयोग बन रहा है, संयोग का मतलब चांस बन रहा है, आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखें संभावना, चांस, इनको कई प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। वो है क्या वास्तव में? वो सब की सब क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी किसके मध्य बिलोंग करती है? 0 और 1 के बीच मध्य करती है। इस प्रकार से अब हम इसको परिभाषित करने जा रहे हैं। प्रायिकता को परिभाषित करने के लिए हमने ये लिया है, अपने अभिप्रयोगों, हम जो प्रयोग करते हैं उनके अभिप्रयोगों, चाहे अनुमान लगाएं चाहे प्रयोग करके देखें, वो अपने द्वारा किए जाते हैं। अपने अभिप्रयोगों के परिणामों को सीधे देखने पर हम प्रायोगिक या आनुभविक अनुभव के आधार पर प्रायिकता प्राप्त करते हैं 2 विधियों द्वारा। एक तो प्रायोगिक विधि द्वारा प्रयोग करके, या अनुभव के द्वारा आनुभविक प्रायिकता ज्ञात करते हैं। किसी घटना, इवेंट के घटने की आनुभविक प्रायिकता पीई, पी का अर्थ है प्रोबेबिलिटी, ई का अर्थ है इवेंट। पीई इक्वल टू अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी, जिसमें अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है उनकी संख्या लेते हैं। अभिप्रयोगों की कुल संख्या, उसके अंतर्गत कितनी बार अभिप्रयोग किए गए, कितनी बार ये किया गया है, उनकी संख्या को लिखते हैं। तो पीई प्रोबेबिलिटी इवेंट प्राप्त कर लिया जाता है इस सूत्र के माध्यम से। अभी हम इसका प्रयोग भी करेंगे। शिक्षण बिंदु है प्रायिकता की संकल्पना। प्रायिकता की संकल्पना का विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से हुआ। इसके विषय में 1654 में फ्रांस के एक ज्वारी सेवेलियर डी मेरे नामक एक ज्वारी से हुआ है। वह पासे के द्वारा, पासा होता है, पासे के द्वारा जुआ खेलता था। वह इस खेल से ग्रसित था कि इस खेल से हम कैसे उभर पाए, अर्थात अपने खेल की जीतने की संभावना को आगे रखने के लिए वह अपने ही देश के एक दार्शनिक व गणितज्ञ ब्लेस पास्कल से 17वीं शताब्दी में मिला। उसने अपनी इस खेल की समस्या को
उनके समक्ष रखा और उनसे इस समस्या को हल करने का आग्रह किया। ब्लेस पास्कल ने उसकी समस्या को सुना और उसके संबंध में अपने अध्ययन को करना शुरू कर दिया। इसी के साथ अपने अध्ययन के साथ उन्होंने एक पियरे नामक दार्शनिक और गणितज्ञ से इस विषय में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रयास किया। उसके संबंध में दोनों दार्शनिक और गणितज्ञों ने अपने अपने विचारों को अलग अलग रखा। उससे एक प्रायिकता का सिद्धांत नामक एक थ्योरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी प्रारंभ हुआ। आइए तृतीय शिक्षण में प्रयोगों के आधार पर प्रायिकता। नंबर 1, सिक्के के संबंध में। सिक्के के संबंध में दो पहलू होते हैं, दो सरफेस होती है सिक्के की, जैसा कि हमने आपको बताया था। एक ये सरफेस होती है नंबर 1, नंबर 2, इसमें नंबर 1 नंबर 2 की कोई स्थिति नहीं होती है। इसको कहते हैं टेल, ये टेल की स्थिति है, और इसको कहते हैं हेड, ये हेड की स्थिति है। आप टेल और हेड से परिचित हैं, आपने सिक्कों को देखा होगा, उसी प्रकार के ये बना दिए हमने आपको समझाने के लिए। अब सिक्कों, ये साड़ी हमने जो बनाई है उसमें सिक्कों की संख्या, परिणाम, सूत्र के आधार पर हम इनके परिणाम को देखते हैं, परिणाम को निकालते हैं। संभावना क्या होगी वो हमने यहाँ पे लिखी है। अब सिक्कों की संख्या 1 है, जब एक सिक्का होता है तो हम उसको जब उछालते हैं तो उसमें दो परिणाम प्राप्त होते हैं, एक हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो सूत्र के माध्यम से 2 to the power n, अर्थात सिक्के में दो सरफेस होती हैं, दो सतह होती हैं, n नंबर ऑफ कॉइन्स होता है, कॉइन्स की संख्या होती है। तो एक संख्या जब लेंगे तो 2 to the power 1 रखेंगे, तो 2 to the power 1 जब रखेंगे तो उसका परिणाम प्राप्त होता है 2, अर्थात उसकी संभावना जो प्राप्त होगी उसको लिखा जाएगा 1/2। इस प्रकार से आप देखें कि एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसके दो परिणाम प्राप्त होते हैं और उसकी संभावना होती है 1/2। अब हम दो सिक्कों को लेंगे और दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो उसके परिणाम यहां पे देखें, HH दोनों हेड आ सकते हैं, HT एक हेड और एक टेल, TH टेल हेड आ सकता है, TT अर्थात दोनों ही सतह टेल के रूप में आ सकती हैं, अर्थात 1 2 3 4। अर्थात सूत्र के आधार पर देखें तो 2 to the power 2, सिक्कों की संख्या 2 है तो 2 पे घात 2 कितना होगा, 4 आएगा, और इनकी संभावना कितनी होगी, 1/4 प्राप्त होती है। सिक्कों की संख्या 3 ले लें, 3 सिक्के ले लें और उन सिक्कों को हम उछालें तो उन सिक्कों के जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो परिणाम इस प्रकार से होते हैं। तीनों सिक्कों को देखें उछाल के तो तीनों के हेड आने की, तीनों में से 2 हेड और एक टेल, एक हेड टेल और हेड, अर्थात अगला हो सकता है हेड टेल टेल, ये टेल हेड हेड हो सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल अर्थात तीनों टेल के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात इनकी संभावनाओं को देखें, इनमें कितने परिणाम प्राप्त होंगे, यहां से हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सूत्र के आधार पर भी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। 2 to the power कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, 2 to the power 3 अर्थात 2 into 2 into 2
2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अर्थात 8 प्राप्त होते हैं, जो कि परिणाम में हमने प्राप्त किए हैं। और इनकी संभावना क्या होगी, 1/8 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से हम सिक्कों की संख्या को आगे बढ़ाते जाएंगे और उनके परिणाम प्राप्त होते जाएंगे और उनकी संभावनाओं को हम लिख सकते हैं। इस शिक्षण बिंदु 4 की ओर चले, जिसमें एक छोटा सा हमने प्रश्न लिया अभ्यास के लिए आपको। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त की संख्या इतनी है और पट की संख्या इतनी प्राप्त होती है, तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। ये प्रश्न आपसे किया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। सिक्के को कितने बार उछाला गया, 1000 बार सिक्के को उछाला गया है, अर्थात अनुप्रयोगों की संख्या कितनी है, 1000 है। अनुप्रयोग जो किए हैं उनकी संख्या 1000 है। माना कि चित्त की प्रायिकता, चित्त को हेड H से प्रदर्शित किया था, तो यहां से PH, चित्त की PH हमने प्रदर्शित किया है। पट को की प्रायिकता को PT के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब हम सूत्र के माध्यम से इसका मान ज्ञात करेंगे। सूत्र हमने लिया है PH, प्रायिकता PH, जिसको हमने लिखा है PH इक्वल टू चित्त आने की कुल संख्या। चित्त आने की कुल संख्या प्रश्न में दी गई है और अभिप्रयोगों की संख्या भी आपको दी गई है, तो PH का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात PH बराबर हमने लिखा है ये, तो चित्त आने की प्रायिकता प्रश्न में कितनी है, ये दी हुई है आपको। चित्त आने की प्रायिकता 455 दी है, लिखा है हमने फॉर्मूले में। अभिप्रयोगों की संख्या 1000 दी है, तो यहां इसका मान जब निकालेंगे तो इक्वल टू क्या है, 0.455। PH का मान 0.455 प्राप्त होता है। अब PT, पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, पट आने की कुल संख्या प्रश्न में दी हुई है, उसका मान रखेंगे, बटे अनुप्रयोगों की संख्या। अनुप्रयोगों की संख्या दी है, पट आने की भी संख्या दी है, उसको हम यहां पर सूत्र में इसको लगा लेते हैं। पट आने की संख्या कितनी दी है, 545 दी है, तो 545 रख दिया, बटे अनुप्रयोगों की संख्या 1000 दी है, 1000 रख दिया हमने। इसको जब हम हल करेंगे तो इक्वल टू आएगा 0.545। ये दोनों को हमने यहां से ज्ञात कर लिया है। किसको, PH को ज्ञात कर लिया है, PT को ज्ञात कर लिया है। अर्थात पूर्व से हम ज्ञात कर चुके हैं, जब दोनों घटनाएं घटित होती हैं तो उनके लिए हमने सूत्र दिया था दोनों घटनाओं का योग। तो दोनों घटनाओं का योग हम जब कर ले तो यहां पर प्राप्त करेंगे PH, जो हमने यहां से प्राप्त किया है, प्लस PT यहां से प्राप्त किया है। दोनों घटनाओं को योग हमने कर लिया, तो यहां पर देखिए PH का मान ये रखा है, PT का मान ये रखा है। इनको जोड़े तो 5 5 10 बिंदी, 5 5 10 फिर 0, 5 और 4 5 10 फिर ये, तो इसका आंसर आता है 1.000। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं घटित होती हैं और उनका योग कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार से जो प्रश्न किए जाते हैं उनमें प्रायिकता 1 प्राप्त होती है, तो यह निश्चित होता है कि यह घटना निश्चित रूप से घटित होगी। अर्थात इस प्रश्न का यही अभिप्राय है कि इनमें चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की जो संख्या दी है उसके अनुसार इनका योग यह दर्शाता है कि यह घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। शिक्षण बिंदु 4 में अभ्यास प्रश्न 2 की ओर चले और प्रश्न को देखें।
एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत दिया है। ये सारी दी हुई होगी आपको, उनमें यूनिट परीक्षा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ये आपको सारी के माध्यम से दिया होगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हो। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो, एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि सारणी में दिया है कि यूनिट परीक्षा प्रथम परीक्षा में 69% अंक प्राप्त करता है, द्वितीय यूनिट परीक्षा में 71% अंक प्राप्त करता है, तृतीय यूनिट परीक्षा में 73% अंक प्राप्त करता है, चतुर्थ यूनिट परीक्षा में 68% अंक प्राप्त करता है और यूनिट परीक्षा 5 में 74% अंक प्राप्त करता है। इस सारणी के माध्यम से बच्चों देख रहे होंगे कि ये अंकों का प्रतिशत यूनिट वाइज आपको दिया होगा। इसमें आपको इन आंकड़ों के आधार पर आपको एक यूनिट परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखेंगे कि यूनिट परीक्षाओं की संख्या कितनी है। वहां हम काउंट करेंगे कि यूनिट परीक्षाएं कितनी हैं। यहां हम देखें यूनिट परीक्षाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5। इसको हम नोट करेंगे कि यूनिट परीक्षाओं की संख्या कितनी है। ली गई यूनिट परीक्षाओं की संख्या को हमने यहां से गिन लिया है कि 5 यूनिट। वही हमने लिखा है कि ली गई यूनिट परीक्षाओं की संख्या बराबर 5 है। आपने नोट किया, ठीक। अगला बिंदु है कि 70% से अधिक अंक किन यूनिट परीक्षाओं में आए हैं, उन यूनिट को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जिन यूनिटों में 70% से अंक परीक्षा में प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सारणी के माध्यम से देखें कि द्वितीय यूनिट परीक्षा में 71%, अर्थात द्वितीय यूनिट परीक्षा, विद्यार्थी यूनिट परीक्षा द्वितीय में अंक प्राप्त करता है 71। तृतीय यूनिट परीक्षा में 73, अर्थात तृतीय यूनिट परीक्षा 73 और 5वीं यूनिट परीक्षा में 74% अंक यूजित करता है। ये आपने यूनिट परीक्षाओं को नोट कर लिया कि इन यूनिट परीक्षाओं में परीक्षार्थी ने 70% से अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यहां पर हमने लिख भी लिया है, विद्यार्थी यूनिट 2, यूनिट 3 व यूनिट 5 में 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। नंबर 3, अब हम इन यूनिटों की संख्या को आसानी से देख सकते हैं कि कितनी यूनिट संख्या में उस परीक्षार्थी ने 70% से अंक अधिक अर्जित किए हैं, उन यूनिटों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे आसानी से उन यूनिट परीक्षाओं की संख्या जिनमें 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर डॉट से अंडरलाइन कर दें और यहाँ पे आपने नोट भी कर लिया है बहुत आसानी से, 1 2 और 3, इस प्रकार से 3 ये आपने नोट कर लिया इस सारणी के माध्यम से। अब प्रश्न की तरफ देखें, विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त कर की प्रायिकता को ज्ञात करना चाहता है। तो हमने यहाँ सूत्र होता है P 70% से अधिक अंक प्राप्त करना। इसका सामान्य सूत्र होगा कि 70% से 70% से अधिक
अधिक अंकों की या यूनिटों की संख्या, 70% से अधिक अंक आने, अधिक अंक 70% से अधिक अंक आने अधिक अंक आने की संख्या और कुल यूनिट परीक्षा, कुल यूनिट परीक्षा, कुल यूनिट परीक्षाओं की संख्या। इसके आधार पर हमने ये एक आपको सूत्र बना दिया, बराबर होगा यहां पर 70% से आने की संख्या, अधिक अंक आने की संख्या कितनी है, आप देख रहे हैं 3 है, 3 और कुल यूनिट परीक्षाओं की संख्या 5, यहां पे बराबर 3/5 बराबर अंक आता है 0.6। इसका आंसर प्राप्त होता है 0.6। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, इसको आसानी से आप कर भी सकते हैं। इसे हमने कुछ मूल्यांकन के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इनको आप अच्छी तरह से करेंगे। प्रश्न है, एक सिक्के में कितनी सतह होती हैं? हमने आपको सिक्के के बारे में समझाया था, कितनी सतह होंगी और उन सतहों के नाम भी लिखेंगे। ये प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 2, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता के बारे में हमने आपको समझाया था, आपको याद होगा, और पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से ढूंढ सकेंगे, पर याद भी होगा आपको। प्रश्न नंबर 3 है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम क्या आता है? सिक्के को एक बार जब उछालेंगे तो उसका रिजल्ट यानी उसका आउटकम क्या प्राप्त होता है? हमने आपको एक सिक्के को उछाल के बताया था कि आउटकम क्या आता है, फिर बताया था 2 सिक्के को उछालते हैं तब आउटकम क्या आता है, फिर हमने आपको 3 सिक्कों को उछालने की प्रक्रिया बताई थी, उसमें परिणाम क्या प्राप्त होते हैं हमने आपको समझाया था। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि इसको आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकेंगे, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनको आप बहुत आसानी से, यदि आपने ठीक से समझा है तो आप बहुत आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें लिखना भी नहीं होता है। तो मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे और उनको लिख भी लिए होंगे। अब हम अगली क्लास के लिए, ये तो सिक्कों पे आधारित था, अगली क्लास पांसा जिसे कहते हैं डाइस, उसके बारे में आप पढ़ के आएंगे, क्योंकि यह खेल खेल में ही हम लोग सीखेंगे। और पांसा डाइस जिसे कहते हैं उसके बारे में आप स्वाध्याय करके आएंगे। आशा करता हूं इन प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से हल करेंगे। आज की कक्षा का समापन। धन्यवाद।